हेलो एवरीवन। बच्चों, सीयूईटी एग्जामिनेशन को लेकर के डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया था क्लास 12th के सिलेबस को हम लोग शुरू कर देंगे, बट अभी एक लेटेस्ट अपडेट फिर आई है जिसमें एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत कुछ बातें क्लियर हो चुकी हैं। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम कितना मिलेगा, इन सब की बातें हो गई है। सिलेबस भी एकदम क्लियर कंफर्म हो गया कि हमको क्या पढ़ना है। तो बिफोर वी स्टार्ट द सिलेबस, बिफोर वी स्टार्ट द कोर्स प्रिपरेशन, इनफैक्ट री स्टार्ट द प्रिपरेशन ऐसा कह सकते हैं हम लोग, एक बार जरा सा फिर से देख लिया जाए कि क्या अपडेट्स है, ताकि हम उसके हिसाब से खुद को प्रिपेयर करें। एक मेंटली प्रिपेयर्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त कि हमको क्या पढ़ना है। तो कुछ अपडेट्स हैं, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके हिसाब से फिर डिस्कशन करेंगे कि अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्या सिलेबस है, सिलेबस को कैसे प्लान करना होगा अगले आने वाले 3 महीने के अंदर। तो देखते हैं क्या क्या नई बातें सामने आई हैं। सबसे पहली बात तो जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है बच्चों 1 अप्रैल से। ऐसा कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 2 अप्रैल से जो प्रॉपर एप्लीकेशन है वो प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। 1 अप्रैल से आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। 2 अप्रैल से एप्लीकेशन प्रोसेस जो भी डिटेल्स है वो आप लोग को भरना होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएंगे हमारे 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल से। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, जानने लायक है, वो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इनका कहना है कि कम्प्लीटली CBT बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अब इतने सारे बच्चों का कैसे CBT अरेंज होगा ये अब देखने वाली बात होगी, बट ये है कि पूरा का पूरा तुम्हारा जो एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। मल्टीपल तुम्हारे ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, और MCQ जैसा हम लोग करते हैं वैसे हमारे क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, बट ये तुम्हारा CBT बेस्ड होगा। ये बात एकदम कंफर्म बता दिया गया है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट क्लियर हो गई है वो है एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। तो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आई है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर हम अपनी तैयारी को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर में इनका कहना है कि टोटल 4 सेक्शन होंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन में, जिनको नाम दिया गया है सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। हालांकि हमें सारे सेक्शन से हमें मतलब नहीं है, मगर जो सेक्शन उनकी बात हम करेंगे, सेक्शन 2 एंड लास्टली सेक्शन 3। तुम्हारे एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर होगा CUET 2022 का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें 4 सेक्शन होंगे, ये एकदम क्लियर बताया गया। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। एक बात और क्लियर कर दूं, जो सेक्शन पहले इन सेक्शंस की बात करते हैं। सेक्शंस में एक्चुअल है क्या? सेक्शन A जो है, जैसा कि पहले बताया गया था, इट कंप्राइजेस ऑफ 13 लैंग्वेजेस। 13 भाषाओं का ये तुम्हारा पहला सेक्शन की परीक्षा होगी, ठीक है। सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेजेस होंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस है। तुम NTA की साइट पर जा कर के देख सकते हो किस सेक्शन में 13 लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज है, 19 लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज है, अगर हमें ज़रूरत है तो, ठीक है। वैसे मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं ज़्यादातर वो बच्चे BC के ही हैं, BA वाले बच्चे लगभग नहीं के बराबर हैं, या फिर नीट के बच्चे हैं। तो उन लोगों के लिए सेक्शन भी बताऊँगा उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट पूरे इस स्ट्रक्चर की बात तो करेंगे हम लोग, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बात की बात है, पहले स्ट्रक्चर की बात समझ लेते हैं। उसके बाद कहता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसकी बहुत चर्चा हो रही है वो बताया गया तुमको। सेक्शन 3 बताया गया बच्चों जनरल टेस्ट, ठीक है। ये तुम्हारे टोटल 4 सेक्शन में तुम्हारा ये एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है, इन चारों सेक्शन में कोई भी सेक्शन कंपलसरी नहीं है। यस, यही जानना जरूरी था, क्योंकि इसके पहले तक मैं खुद तुमको बता रहा था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा बोला गया था, ऑफिशियली ऐसा बोला गया था कि सेक्शन 1A हर बच्चे के लिए कंपलसरी होगा, जिसमें जितने भी लैंग्वेज है एक लैंग्वेज आपको चुनने होंगे। बट अभी जो बात आई है वो ऐसा नहीं है। ये चारों सेक्शन में से कोई सेक्शन कंपल्सरी नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कोर्स पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा किस यूनिवर्सिटी से तुम कौन से कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो, उसके हिसाब से कोई सेक्शन तुम्हें करना हो, कोई सेक्शन तुमको नहीं करना होगा। तो ये जो सेक्शन 1A को पहले कंपलसरी कहा गया था, कोई भी स्ट्रीम हो सबके लिए सेक्शन 1A कंपलसरी है, ये अब कंपल्शन हट गया है। ठीक है, इसमें अब देखना होगा कोई पर्टिकुलर कोर्स कह सकता है कि हमको लैंग्वेज का चाहिए तो बात अलग है, मगर अब कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, अब जो बात होगा बस डिपेंड करेगा तुम्हारे कोर्स पे। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा, अच्छा ये तो हो गया 30 लैंग्वेज की बात हो गई। सेक्शन 1B 90 लैंग्वेज होंगे, इसमें ज़्यादातर फॉरेन लैंग्वेज है, कुछ लैंग्वेज रीजनल भी है, बट ये स्पेसिफिक जो किसी खास सब्जेक्ट फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश से आगे पढ़ाई करना चाहता है उनके लिए ये लैंग्वेजेस हैं। तो सेक्शन बी मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए सेक्शन बी बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं वो प्योर साइंस के हैं, तो उनके लिए सेक्शन 1B से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस पूरा स्ट्रक्चर बता रहा था, मैं बता दे रहा हूँ। सेक्शन 2 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कहा गया है 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट तुम चुन सकते हो, मैक्सिमम 6, डिपेंड करेगा तुम कौन कौन से कोर्स के लिए तुम चाहते हो, तो 6 मैक्सिमम तुम ले सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। जनरल टेस्ट में कंपल्सरी नहीं है। अच्छा, 6 डोमेन सब्जेक्ट में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या क्या है, ये लिस्ट पूरी है, तुम देख सकते हो साइड पे जाकर के क्या क्या है, वही है जो 12th में तुम पढ़ते हो, वही सारे सब सब्जेक्ट्स हैं। तुमको अपना देखना होगा हमने क्या पढ़ा रखी, हमको कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए हमको क्या ज़रूरत है। जनरल टेस्ट सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट में बताया गया है कि तुम्हारा जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट है, रीजनिंग है, जीके है, करंट अफेयर्स है, ये सब मिला करके तुम्हारा जीटी जनरल टेस्ट होगा, जो भी कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, अब तुमको इसके बारे में बताता हूँ कि इसको चुनना कैसे होगा, क्यों कंपल्सरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें BHU से BSc के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। यहाँ से बस मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि इसको कैसे तुमको समझना है। हमें BHU के BSc के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हम इंटरेस्टेड हैं, तो BHU मान लो हमको मैथ्स से BSc करना है, तो BHU ने कहा कि मैथ्स से जो BSc करना चाहता है उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने होंगे। तो चुपचाप हो जाएगा, इसमें से कोई से तुमको मतलब नहीं, सेक्शन 1A न सेक्शन 1B न सेक्शन 3, कोई मतलब नहीं है। तुमको जाओगे प्योर सेक्शन 2 में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को तुमको चुनना होगा, बस वही तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा। इन 3 से तुमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर BHU कह देगा, हालांकि इसका चांस बहुत कम है, मान लो अगर BHU कह देगा नहीं कि हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ इंग्लिश या हिंदी या कोई भी एक लैंग्वेज का भी एग्जामिनेशन, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कंपल्सरी नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लो BHU ने कह दिया कि नहीं हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ लैंग्वेज भी कंपल्सरी है, हमको चाहिए सिर्फ BHU को, तो फिर तुमको BHU के लिए वो करना पड़ेगा। हालांकि इसका चांस बहुत कम है, क्योंकि अगर तुम प्योर BSc के मैथ्स या बायो के थ्रू अगर तुम जाना चाहते हो तो उम्मीद है कि तुमको इनके 3 सब्जेक्ट चुनने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बहुत कम चांस है कि तुमको BSc के लिए भी सेक्शन 1A की लैंग्वेज को चुनना पड़े, जैसे कि पहले कहा गया था कंपल्सरी, अब नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहता है कि एग्जांपल के समझा रहा हूँ, कोई बच्चा कहता है कि मुझको DU से BA के लिए अप्लाई करना है, DU से BA के लिए अप्लाई करना है, तो DU ने कहा ठीक है BA के लिए मुझको सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, एक सेक्शन 1A कोई भी एक लैंग्वेज कंपल्सरी और जनरल टेस्ट, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो बच्चा DU से BA करना चाहेगा सेक्शन 1A में से कोई एक लैंग्वेज चुन लेगा, और सेक्शन 3 उसका जनरल टेस्ट होगा फॉर BA अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इस तरीके से तुमको देखना होगा किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन मांगा गया है, तुमको उसके हिसाब से इनमें से चुनना पड़ेगा, कोई भी कंपल्सरी नहीं है। हालांकि एक मोटा मोटी तौर पर तुमको बताऊं, जैसे BSc है, अब कुछ बच्चे कहेंगे ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कोई कुछ मांगे तो हम कितना परीक्षा देंगे। तो एक बात तुमको बात सही है, इसमें ये लॉजिकल बात है, मगर तुमको एक हम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको BSc करना है, BSU से DU से कहीं से भी कर, तो जनरली जितने भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ऐसा मेरा थिंकिंग है, मेरा समझ को लग रहा है वो तुमसे शेयर कर रहा हूँ, जितने भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सबको ये कहेगा
कि मुझको बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहिए, तो फिर तुमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तुमको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि हो सकता है कोई तुमसे बेसी में 3 सब्जेक्ट के साथ ये भी मांग ले, हालांकि ऐसा चांस बहुत कम है। अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एग्जाम देते हो, तुम ऑलमोस्ट सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कवर अप कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई कहेगा नहीं हमको हमें बीएससी कोर्स के साथ साथ हमको इसमें इस पैकेज भी चाहिए, हमको जर्मन भी, नॉनसेंस बात, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो जनरली तुम्हारा जो होगा बीएससी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस 3 के आधार पर तुम कहीं भी अपना एडमिशन ले सकते हो, ऐसा अब तक क्लियर लग रहा है, ठीक है। स्पेसिफिकली इनमें से कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। फिर भी एक बार जब तक हर यूनिवर्सिटी का अपना कोई एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हम किस किस कोर्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। बट फिर भी अब मोटे तौर पे कह सकते हो कि जिसको बीएससी करना होगा वो जाहिर सी बात है तुमसे थोड़ी कहेगा कि भाई हमको सेक्शन 1B में से कोई जर्मन फ्रेंच पढ़ करके आओ, इट्स नॉनसेंस, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड रहो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को ही लेकर के, सब कुछ वही होने वाला है, ठीक है। अभी और क्लियर हो जाएगा आगे जाकर के। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम को तुमको समझना होगा। ये सेक्शन सब कंपल्सरी नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही होगा पहले के। अब तक जो पिक्चर क्लियर आ रही है वो लग रहा है कि सब कुछ पहले जैसा ही होगा, बस तरीके थोड़े बदल गए हैं, ठीक है। तो ये होगा बच्चों एग्जाम का स्ट्रक्चर, ये सेक्शन होंगे। अब इसमें एक चीज़ और बताई गई है, वो है फीचर्स ऑफ योर एग्जाम। तुम्हारे एग्जाम के फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स ऑफ एग्जाम का मतलब कि जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है, इसमें ये अब जैसे अब तक हम लोग को नहीं पता था, ये सेक्शन केवल पता थी, ये जो सेक्शन पहले से हमको पता था कि किस सेक्शन में क्या आने वाला है। अब ये क्लियर कर दिया गया है कि सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन में से तुमको कितने क्वेश्चन करने होंगे और उसके लिए टाइम कितना अलॉट किया जाएगा। जैसे अब सेक्शन 1A है, तो सेक्शन 1A में जो भी, मान लो अगर कोई कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई कह दिया, जेएनयू ने कह दिया कि तुमको बीएससी बायो करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा हमें एक लैंग्वेज भी चाहिए, मान लो अगर कह दिया, हालांकि इसकी चांसेस बहुत कम है, लेकिन तुमको मुझको एग्जाम्पल देके समझाने से बता रहा हूँ। मान लो कह दिया जेएनयू ने कि मुझको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ एक लैंग्वेज भी चाहिए, तो फिर तुमको सिर्फ जेएनयू के लिए, आई रिपीट, सिर्फ जेएनयू के लिए तुमको फिर जाना पड़ेगा, एक लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा। बीएचयू कहेगा नहीं हमको नहीं चाहिए, तो उसको नहीं चूज़ कर, तुम एग्जाम दोगे मगर तुमको उसका फिर बीएचयू काम तुम्हारा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज में से कोई एक तुमको लैंग्वेज चुन लेना होगा, जिसके 40 क्वेश्चन तुमको करने होंगे आउट ऑफ 50। ये बढ़िया पहल है मेरे ख्याल से कि ऑप्शन तुमको दे दिया गया कि 50 में से तुमको 40 क्वेश्चन करने होंगे, कोई भी 40 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके जो टाइम अलॉट किया गया है वो है बच्चों 45 मिनट, और ये भी बता दिया है कि भाई क्वेश्चन कैसा आएगा। तो लैंग्वेज सेक्शन 1A जो बताया गया है, मान लो किसी बच्चे को अगर जरूरत पड़ ही जाए लैंग्वेज के एग्ज़ाम देने की, तो उसके लिए बता दे रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात हम सब जानते हैं भाई, लैंग्वेज का मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मस्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा आ सकता है RC जिसको कहते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ वोकेबलरी की बात भी हो रही है, ग्रामर की बात भी हो रही है, फैक्चुअल बेस्ड पैराग्राफ की बात हो रही है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैराग्राफ पैसेज हम लोग करते हैं, पैसेज पढ़कर अलग अलग पैसेज को देखकर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस उसमें हो सकते हैं, वोकेबलरी हो सकती है, और उसके साथ साथ तुम्हारा कह सकते हो कि वोकेब हो गया और RC हो गया तुम्हारा। तो इस तरह का तुम्हारा, उसके साथ हाँ ग्रामर भूल रहा था मैं, तो ग्रामर भी उससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक मोटे तौर पर जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं 12th तक, एक लैंग्वेज के एग्ज़ाम को लगभग वैसे ही तुम्हारा होगा, ठीक है। सेक्शन 1B में जो कहा गया है, अगेन उसमें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होगा। हालांकि मैं तुमको फिर कह रहा हूँ कि मुझसे जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए सेक्शन 1B से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लो, ठीक है। मुझसे जो बच्चे जुड़े हैं वो उनके लिए सेक्शन 1B नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको जानकारी बता दो कि सेक्शन 1B में भी लैंग्वेजेस है,
ज़्यादातर फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जिसको फॉरेन लैंग्वेज में कुछ अगर पढ़ना ही मान लो है, कोई बच्चा कह रहे सर बेसिक है मगर हम पढ़ना चाहते हैं फ्रेंच, तो उसके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसा है तुम जा सकते हो। सेक्शन 1B में कोई एक लैंग्वेज तुम चूज़ करो, उसका भी एग्जाम पैटर्न यही है। 40 आएंगे क्वेश्चन, और नहीं 50 आएंगे, आउट ऑफ 50 तुमको 40 करने होंगे और 45 मिनट तुमको उसके लिए मिलेंगे। पैटर्न क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही पैटर्न होगा जैसा सेक्शन 1A में है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वोकेब होगा, उस सब्जेक्ट का ग्रामर भी पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ें सेक्शन 1B में होंगी। अगर कोई खास बच्चा इसको ऑप्ट करता है तो उसके लिए है। अब आते हैं बच्चों सेक्शन 2 में। मुझसे जो बच्चे जुड़े हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा उनका जो सारा काम धाम है, पता है, मुझसे जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका सारा काम धाम इसी सेक्शन 2 में है, ठीक है, इसी सेक्शन 2 में है। ऐसा इसलिए कारण उससे ज़्यादातर बच्चे BSc वाले जुड़े हुए हैं। हो सकता है किसी BSc वाले का BA में भी देने का मन होगा, तो मुझको नहीं पता, बट मुझको जो लगता है, मैं जानता हूँ कि सेक्शन 2 वाले जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनका सेक्शन 2 में ही सब कुछ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब सेक्शन 2 में क्या करा, सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट तुमको चुनने होंगे। इनमें से भी अगेन वही कह रहा है कि बच्चों 40 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 50, ठीक है। तुमको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होंगे ईच सब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखना, ईच सब्जेक्ट, और तुमको 45 मिनट भी मिलेगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल तुमको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम मैथ्स के हो, बेसिक मैथ्स के तुम एस्पिरेंट हो, तुम सेक्शन 2 में गए, सेक्शन 2 में तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चुन लिया। अब फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गए। उन 50 में से फिजिक्स के तुमको 40, केमिस्ट्री के तुमको 40 और तुमको मैथ्स के तुमको 40 क्वेश्चन करने हो। मतलब फिजिक्स के 50 में से कोई भी 40, केमिस्ट्री के 50 में से कोई भी 40 और मैथ्स के 50 में से कोई भी 40। तो टोटल अगर देखा जाए तो जो बच्चा BHU BSc या फिर BSc की बात किया जाए, सिर्फ BHU की बात में क्या करो, सिर्फ BSc के लिए प्लान करोगे, तुमको 3 सब्जेक्ट देना है, तुम्हारे 120 क्वेश्चन तुम्हारे पूरे तुमको मिलेंगे। इस 120 क्वेश्चन में से तुमको 40 3 सेक्शन होंगे और 45 मिनट का ईच सेक्शन तुमको करना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी सेक्शन में तुमको याद रखना 40 मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, 40 से ऊपर नहीं करना है तुमको, इस बात को ध्यान रखना। और ये अच्छी पहल है, अच्छी पहल, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अच्छी पहल क्यों है, 10 क्वेश्चन का ऑप्शन हमको मिलना क्यों अच्छी बात है, हम इसकी बात भी करेंगे जब स्ट्रेटजी प्लान कराएंगे तुमको कि सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करें, तब बात करूँगा। तो ये सेक्शन 2 का तुम्हारा बात था। अब इसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे, ऐसा साफ करा गया है कि MCQ क्वेश्चन आएंगे और MCQ क्वेश्चन को जैसे करते हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, वैसे ही तुमको सब कुछ करना है, क्लियर है। तो मैक्सिमम 6 ले सकते हो, 6 में से तुमको मैंने पहले ही कह 6 सब्जेक्ट कैसे चुनोगे तुमको मैंने पहले ही कह दिया कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुमको अगर इनको BSc के साथ कुछ और भी करना है, हम BSc के साथ BSc तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा हो गया, चलिए मानते हैं, या BSc बायो में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, तो 6 में से मान लो तुम्हारे 3 तो बुक हो गए, तुम साइंस के हो कि भैया हमको BSc देना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुमने बुक कर दिया, तो 6 में से 3 तो तुम्हारे बुक हो गए। अब तुमको लगे यार कुछ और भी कर लेते हैं, चलो ऑप्शन मेरे पास है, तो ऐसे बच्चों के लिए 3 और सब्जेक्ट का ऑप्शन खुल रहा है कि आप चाहें तो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ आप 3 सब्जेक्ट और चुन लेते हैं, अगर आपको कुछ और भी पढ़ाई करनी है BSc के अलावा भी, तो इसलिए 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। मगर अगर तुम्हारा प्लान केवल BSc का है, केवल BSc है मैथ से या बायो से, तो तुमको इनमें 3 सब्जेक्ट चुन लेने होंगे, ठीक है। मतलब एक तुमको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हो सकता है क्या अगर एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए तुमको BSc मैथ के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुमको चाहिए, तो BHU ने कह दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, तो 3 से तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम BSc बायो से अप्लाई करना चाहते हो, BHU ने कहा मुझको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहिए, 3 में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 6 उनके लिए है, कि ऐसे बच्चों के लिए है जो कई मल्टीपल कोर्सेस में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए 6 है। अगर तुम एकदम रिजिड नहीं, हमको BSc के अलावा कुछ करना ही नहीं है, 6 नहीं होगा तुम्हारे लिए, सब्जेक्ट्स तुम्हारे कम होंगे, एक अनुमान के ऊपर 3 होंगे जैसे पहले होते थे। तो इस बात को तो अच्छे से क्लियर कर लो कि तुम्हारे
6 सब्जेक्ट्स में हर सेक्शन अगर तुम चूज़ करते हो कोई भी सब्जेक्ट्स तो 40 क्वेश्चन तुमको करने होंगे। 50 में से 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन तुमको दिया जाएगा, ऐसा कह दिया गया है। सेक्शन नंबर ऑफ सेक्शन क्लियर कर दिए गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बच्चों सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट डिपेंड करेगा अगेन तुम कौन से कोर्स में दाखिला लेना चाहते हो। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि तुमको 60 क्वेश्चन करने होंगे बच्चों आउट ऑफ 75। 60 क्वेश्चन करने होंगे 75 में से, और तुमको इसके लिए टाइम ड्यूरेशन क्या मिलेगा, 60 मिनट तुमको मिलेगा। ठीक है, और इससे पूछा क्या क्या जाएगा, इसमें जीके पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स की बात हो रही है, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हो रही है, जनरल मैथ्स की टेस्ट बात हो रही है, मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है, रीजनिंग की बात हो रही है। जितना जनरल टेस्ट तुम पढ़ते हो, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल मैथ्स, करंट अफेयर्स, जीके, वॉटएवर जो भी है, सब कुछ इसमें आएगा। 60 क्वेश्चन होंगे, 75 में से 60 करने होंगे, 75 होंगे, 60 करने होंगे, 60 मिनट तुमको मिलेगा। मुझको जो लगता है ये जो सेक्शन है ये बीए वालों के लिए शायद बहुत ज़रूरी होगा। जो बच्चे बीए के, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बीएचयू का अब तक होता है बीए के बच्चों के लिए, वो सब कुछ इसमें मिल रहा है जैसा बीए का परीक्षा अब तक होता है बीएचयू। तो फॉर एग्जाम्पल बीएचयू ने कह दिया कि हमें बीए के लिए कोई एक लैंग्वेज चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए, कंपल्सरी है। तो अब तुमको बीए के लिए क्या करना होगा, कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना होगा और तुमको एक जनरल टेस्ट भी तुमको चूज़ करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई बच्चा है, उसने कहा कि मुझको, ध्यान से सुनना, तुमको एक ओवरऑल एग्जांपल दे रहा हूँ, बात समझ में आएगी। जैसे कोई बच्चा है, उसने कहा सर मुझको बीएससी बीए दोनों करना है बीएचयू से, पूरा बात को भी क्लियर हो जाएगा। बीएचयू से बीएससी बीए दोनों करना चाहता हूँ, मैं दोनों के एग्जामिनेशन में बैठना चाहता हूँ। बीएससी मुझको मैथ्स से करनी है। तुम बीएससी मैथ्स के लिए चेक करने गए बीएचयू पे कि बीएचयू में क्या उसका मांगा गया है। तो बीएचयू ने कहा कि बीएससी मैथ्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बस ये 3 हमें चाहिए। वो 3 तुम्हें कहाँ मिलेंगे, सेक्शन 2 में मिलेंगे। वो 27 सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज़ कर लिया, बीएससी का एग्जाम तुम्हारा लॉक हो गया। बस अब तुमसे बीएससी मैथ और बीएचयू कुछ नहीं पूछने वाला है। अब तुम्हारा आता है बीए का, तुम्हारा बीए का ही मन था। फिर तुम बीएचयू के पास गए तो बीएचयू ने कहा कि यार बीए के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए, तुम चुन लिए हिंदी, इंग्लिश, वॉटएवर जो तुम चुन लिए। उसने कहा हमको जनरल टेस्ट भी चाहिए, इसको तुमने चुन लिया। तो बीए बीएससी दोनों के लिए अब तुमको कितने एग्जाम देने पड़े, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 3 तो वो हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बीएससी के लिए, और 2 ये हो गए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट बीए के लिए। तो इस तरह से ही तुम्हारा एग्जामिनेशन होने वाला है। आई थिंक बात तुमको क्लियर हो गई होगी। जो तुम लैंग्वेज का एग्जाम दोगे, जनरल टेस्ट दोगे, वो बीएससी में काम नहीं आएगा। जो तुम बीएससी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दोगे, वो बीए में काम नहीं आएगा। तो जो एग्जाम पहले होता था वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ स्ट्रक्चर वैसे ही है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको कर दिया है ताकि ज़्यादा ऑप्शंस तुमको मिले। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी, तुम्हारा ये चॉइस तुमको मिलेगा। जैसा कि पहला मैंने कहा था, तो जो मैंने पहले बताया था वीडियो में वही अब कुछ, अभी भी सब कुछ वही है, बट ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस नए आए थे तो मुझको बताना जरूरी था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब आ चुके हैं। सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन करने हैं, कितना टाइम मिलेगा, अच्छे से बात समझ लो। ठीक है, और एक चीज़ जिसके लिए सब परेशान थे और शायद मेरे ख्याल से वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब तो खैर तुमको आज निकल पता चल ही जाएगा, देर से पता लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जामिनेशन हॉल में बैठने गए तब भी पता चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 50 में 40 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में भी पता चल गया कि इनको 50 में से 40 करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज़ तो दिक्कत है ना। सबसे पहले अगर क्या चीज़ हमको पता होना चाहिए, ये सब तो बात की बात है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सिलेबस क्या पढ़ना है। तो साफ शब्दों में कह दिया बच्चों, क्लास 12th NCERT ओनली। क्लास 12th की NCERT में जो सिलेबस है बेसिक, बस वही तुम्हारा सिलेबस है। तो क्लास 12th की तुमको NCERT या जो भी तुम पढ़ते हो 12th में, बस वही तुम्हारा सिलेबस होगा। 11th नहीं पूछा जाएगा। अब ये अच्छा है खराब है, इसमें बहुत से लोग एक तरफ, बहुत से लोग
सेकंड तरफ हो सकते हैं। सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे। मेरा क्या ओपिनियन है मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि मेरा क्या सोचना है इस स्टेप के बारे में, जो ये कदम उठाया गया है क्लास 12th ओनली। अच्छा है खराब बात की बात है, अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन सुनो क्या है। तो ये तुम्हारा सिलेबस हो गया। तीसरी बात क्या है, उसमें एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात भी की गई है कि तुम कितने अटेम्प्ट दे सकते हो। तो उसमें एक बात ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो वो अटेम्प्ट डिसाइड कर सकता है कि जो पहले के बच्चे 12th पास हैं वो अपीयर हो सकते हैं या नहीं। हालांकि ऐसा घबराओ ऐसी बात है नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी इतना टफ नियम नहीं लगाएगा कि हम फ्रेशर्स को ही लेंगे, ऐसा नहीं है। बस उसमें ये कहा गया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकता है कि हमें 12th जो पहले के पास आउट है उनके साथ क्या करना है, कितने साल तक लेना है, उसमें कह दिया गया। मगर ऐसा इस पर बहुत कोई कठोर नियम नहीं आएगा, ऐसा मत करो। तो ऐसा मत करना कि जो बच्चे ड्रॉप लेकर पढ़ रहे हैं कि सब सर ऐसे कैसे, मत करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा स्ट्रिक्ट नियम नहीं लिया जाएगा। बट उसमें ये कहा गया तुमसे शेयर कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट यूनिवर्सिटी में डिसाइड कि कितने अटेम्प्ट वो लेना चाहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है। और जो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो बता रहा है कि CUET.samarth.ac.in ये तुम्हारा एड्रेस बता रहा है जहाँ पर तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जहाँ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, जहाँ तुमको अप्लाई करना होगा, जहाँ से तुम्हारा फिर काम आगे बढ़ेगा। तो अब चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है कि हमें करना क्या है। सिलेबस हमारा क्लास 12th ओनली है, उसको हम शुरू करेंगे। और ये सेक्शन वाइज में जो हम लोग को सेक्शन तो पहले से पता ही था, बट हर सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको नहीं पता थे, तो वो भी क्लियर हो गया। तो ये चीज़ शेयर करना जरूरी था कि भैया कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हर सेक्शन से इसमें हर सब्जेक्ट में से 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन तुमको करने होंगे और 45 मिनट तुमको मिलेगा फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। ये अच्छी पहल है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पहल है कि हमें 50 क्वेश्चन में से सिर्फ 40 करने हों ताकि अपने मनपसंद के क्वेश्चन को चुन सके। अगर कोई सेक्शन हमारा कमज़ोर है, वीक है, उसके हिसाब से हम अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड थिंग इट इज़। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये इन्फॉर्मेशन अभी निकल करके आई है, जिसको तुमको अच्छे से बात समझ लो, देख लो, एक बार अच्छे से वीडियो देख लो, कुछ पॉइंट्स तुमको लगे नोट कर लो। उसके बाद भी कोई तुमको डाउट्स है तुम्हारे मन में तो तुम मुझको बताओ, मैं उस डाउट्स के हिसाब से फिर नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो तुमको बताऊँगा तुमको आगे क्या करना होगा, ठीक है। तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि हम लोग क्लास 12th की पढ़ाई करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, रैंडम नहीं, एक स्ट्रेटेजी बना करके, प्लान बना करके। तो अब मैं तुम्हारे सामने एक प्लान लेकर के आऊँगा, स्ट्रेटजी लेकर के आऊँगा कि तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन तीनों सब्जेक्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है। जब तुमको पता चल चुका है कि 40 में से 50 में से 40 क्वेश्चन हमें करने होंगे, इसके बाद हम प्लान कैसे करेंगे। क्लास 12 सिर्फ हमको पढ़ना है, इससे हमको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या 11th बिल्कुल छोड़ देना होगा या फिर कुछ कनेक्शन 12th में होगा, सब बात करूँगा। तो एक बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी बनाएंगे हम लोग, एक बेहतर तरीके से प्लान करेंगे, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगले क्लास में आऊँगा तो उनको एक स्ट्रेटजी बनाऊँगा कि हमको अब कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग फिर अपना फॉर्मल तरीके से क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करना ही था, मगर बिना ये सब जाने हम लोग रैंडम क्लास शुरू नहीं कर सकते। भाई मुझको तो पता होना चाहिए ना, मुझको पढ़ाना तो पहले मुझको तो पता होना चाहिए भाई मुझको पढ़ाना क्या है। तो मुझको पता चल गया कि भाई क्लास 12th का सिलेबस ओनली है, 50 में से 40 अटेम्प्ट करना है, तो मुझको ये सब पता चल चुका है। तो अब मैं उसके हिसाब से प्लान करूँगा और तुमको भी उस प्लान को फॉलो करना, ठीक है। तो बच्चों मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में और एक स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, फिर फॉर्मल तरीके से क्लास 12th के सिलेबस को शुरू करेंगे। टाइम बहुत है अभी, है जुलाई 1 वीक कहा गया है। अब मान लो मार्च खत्म हो गया, अप्रैल, मई, जून, मैं 3 महीने मान के चलो, 90 डेज में एकदम सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेटजी प्लान लेकर के, फिर शुरू करेंगे फॉर्मल क्लास। किसी बच्चों को डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।